हम बात करेंगे प्राइम टाइम में योगेंद्र यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलांजन मुखोपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, अभय कुमार दुबे थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो कहीं जाम में फंसे हुए हैं। योगेंद्र, हम ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव की ऐतिहासिकता की बात बहुत हो रही है। मेरा आपसे सवाल है कि ये जनादेश केंद्र के स्तर पर विपक्ष की आवाज का जनादेश है या दिल्ली में सरकार चुनने का जनादेश? देखिए, पहले और बहुत ही जाहिर स्तर पे तो ये दिल्ली के बारे में जनादेश है, एक सकारात्मक जनादेश है, नकारात्मक नहीं है। लोगों ने एक बार उम्मीद जताई है, ठीक उन्हीं लोगों ने जिनका आप जिक्र कर रहे थे, किराड़ी, बुराड़ी, मुस्तफाबाद, जो दिल्ली के किनारे के इलाके हैं जहां बिल्कुल न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं है। आप वहां आए थे, मैंने देखा, हम दोनों साथ थे। उस इलाकों में ये जो दिल्ली का साधारण व्यक्ति जिस तरह का अपना जीवन जीता है, वो अपनी जिंदगी के लिए बेहतरी चाहता है और उस बेहतरी के लिए उसने एक उम्मीद लगाई है। वो उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज के इस वर्डिक्ट में, आज के इस जनादेश में अभिव्यक्त हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक केवल ये दिल्ली के दबे हुए गरीब व्यक्ति का वोट नहीं है, इसमें मध्यम वर्ग भी शामिल हुआ है। जब इतनी बड़ी जीत होती है तो उसमें तमाम वर्ग शामिल होते हैं। सब लोगों ने मिलकर एक उम्मीद जताई है और इस देश में आशा का दिया, जो ऐसा लग रहा था कि कहीं लोकसभा चुनाव के साथ बुझ गया, वो दिया दोबारा जग उठा। पर योगेंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही थी, जब ममता बनर्जी जीत रही थी 20 साल के संघर्ष के बाद, या फिर नरेंद्र मोदी भी 16 मई को जीतकर पहुंच रहे थे, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अनेक क्षण हैं जहां जीत की भव्यता इतिहास के एक उस क्षण में इतिहास को लेकर एक तरह से रोमांटिक बना देती है। हम ये जानना चाहते हैं कि उन तमाम ऐतिहासिक जीतों से की तुलना में आज की ये जीत किस तरह से ज्यादा ऐतिहासिक है, अगर ऐतिहासिक है तो अलग भी किस तरह से है? रविश भाई, केवल संख्या की दृष्टि से नहीं, संख्या की दृष्टि से इससे बड़ी जीत हुई है। शायद सिक्किम में एक बार इससे बड़ी जीत हुई थी, तमिलनाडु में एक बार ऐसी जीत हुई तो लगभग उसी तरह की थी। और आप सही कह रहे हैं कि जीत वाले दिन शाम में विजय के उन्माद में बहुत बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जो 6 महीने के अंदर बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और ऐसा कोई अंतिम तर्क आज दिया नहीं जा सकता। इसके बारे में शायद आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई इतिहासकार बताएगा कि कौन सी बात सही थी। मैं समझता हूं कि आज की जीत का महत्व 2-3 बड़ी चीजों में है। एक तो ये कि वो उम्मीद, राजनीति और उम्मीद, इन 2 शब्दों का लोग एक साथ जिक्र नहीं करते थे। करना शुरू किया था 2 साल पहले, लोकसभा चुनाव के बाद लगा कि ना, वो तो खत्म हो गया, अब तो वो उम्मीद नहीं बची। आज कहीं वो उम्मीद दोबारा जिंदा हुई है और वो ऐसी उम्मीद है जो कि इस देश में राजनीति को पुनः परिभाषित करने की संभावना रखती है। मैं नहीं कहता कि कर देगी, ये संभावना रखती है और ये बहुत दूरगामी चीज है जो कि बाकी बड़े चुनावों में नहीं थी। दूसरा, अगर आप इस सरकार के साइकिल में देखें तो वो जो एक रथ चल रहा था पिछले 1 साल से इस देश में, वो रथ जो कि लगता था कि रोका नहीं जा सकता, वो रथ जो कि अपने चक्के के तहत न सिर्फ विपक्षियों को पीस रहा था बल्कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी पीस रहा था, इस देश के मीडिया को भी दबा रहा था, आक्रांत कर रहा था, वो रथ कुछ क्षण के लिए ठहर गया है, थम गया है। मैं नहीं कह रहा कि वो हमेशा के लिए रुक गया है, ये तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन उसका थमना, ठहरना इस देश में लोकतंत्र में कुछ सांस लेने की गुंजाइश बना रहा है, मीडिया के लिए, बीजेपी के भीतर, बीजेपी के बाहर, और इस देश में सार्थक विपक्ष की एक संभावना खोल रहा है। अभी मैं केवल संभावनाओं की बात करूंगा, इनमें से कौन सी संभावनाएं सच निकलेंगी आज हम कह नहीं सकते और इसके बारे में बड़बोलापन या जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, संजय निरुपम हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, इंतजार कर रहे हैं कि संबित भी आ ही जाएंगे। मैं आपकी पार्टी के हिसाब से नहीं पूछना चाहता कि आपकी पार्टी का क्या खराब प्रदर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अन्ना आंदोलन जब चल रहा था तो मुंबई में आपने भी वो टोपी लगाई थी और लोकपाल के समर्थन में आप आए थे। इस जीत की ऐतिहासिकता कांग्रेस की नजर से आपको कुछ अलग नजर आती है या वाकई एक ऐसा क्षण है जो आपको 16 मई में नजर नहीं आया, जो आपको पहले के किन्हीं चुनाव में नजर नहीं आया?
रविश, मुझे 16 मई के चुनाव के जो नतीजे थे उसमें और आज के जो नतीजे हैं दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता, क्योंकि दोनों चुनाव उम्मीद के आधार पर लड़े गए थे। दोनों चुनाव में मतदाताओं को सपने दिखाए गए थे। दोनों चुनाव में बहुत सारी संभावनाएं लोगों के सामने रख दी गई थी और उन संभावनाओं और उम्मीदों के आकर्षण में लोगों ने दबा के वोट दिया था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि उनको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, बड़ा जनादेश मिलेगा, उनकी उम्मीद से बड़ा जनादेश मिला। बिल्कुल उसी तरह से आज दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी को जो आज जनादेश मिला वो उनकी उम्मीद से ज्यादा है। मेरे ख्याल से यादव जी खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं और शायद वो कहीं 1-2 दिन पहले कहीं कह रहे थे कि 51 के आसपास सीटें मिलेंगी, लेकिन जिस तरह की सीटें वो उम्मीद से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो मतदाता है वो ये देख रहा है कि मुझे सामने वाला व्यक्ति क्या दे रहा है। वो मुझे फ्री में वाईफाई दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, फ्री बिजली दे रहा है। वादे मोदी संजय आपको लगता है ऐसे वादे तमाम ऐसे वादे तमाम दलों के घोषणा पत्र में मरे पड़े रहते हैं, कहीं पे फाइन प्रिंट्स में, कहीं फुट प्रिंट्स में, है ना, फुटनोट्स बने रहते हैं, पर इससे जनता सिर्फ यही देख के कि वो वाईफाई दे रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है, उठना भी चाहिए कि वो वाईफाई दे रहे हैं या वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं संगम विहार को और मदनपुर खादर को मैड्रिड से बेहतर बना रहे हैं। जनता इससे आगे भी तो कुछ सोचती होगी ना। आप राजनीतिक दलों के चरित्र को, आचार व्यवहार को अपने करीब से कुछ और अलग तरीके से तो देखती होगी ना। सिर्फ सपने देखकर जनता इस तरह से लुट जाएगी। अगर ऐसा होता ना, हाँ, अगर रविश अगर ऐसा होता तो 9 महीने में मोदी जी का रथ रुकता नहीं। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। यही तो वजह है कि दिल्ली की जनता ने कहा कि हमारा काला धन ये वापस नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं कर पा रहे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक जनादेश आया है, मैं इस चुनाव को सिर्फ सकारात्मक नहीं मानता, इसको नकारात्मक जनादेश भी मानता हूं। नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनकी पार्टी का अहंकार, उनकी पार्टी की वादा खिलाफी और जुमलाबाजी, उन सारी चीजों के खिलाफ दिल्ली की जनता ने एक वोट दिया है। साथ साथ बड़ा जो हिस्सा है वो केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए वो सपनों 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली की सरकार को, जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा करने के लिए। आप योगेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कितना संभव है, कब संभव है, ये कहना मुश्किल। वो हम देखेंगे, वो उसका भी हिसाब होगा। हम देखेंगे जैसे 15 लाख रुपए खाते में आ रहे हैं, वो पूछा जा रहा है, उसका भी हिसाब इनसे पूछा जाएगा। जी योगेंद्र, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ कहना चाह रहा था संजय निरुपम जी को, संजय जी सिर्फ लोकसभा के चुनाव और आज के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं, ज्यादातर बड़े चुनाव वादों और उम्मीद पे जीते जाते हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। जब इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव जीती थी तो वो एक उम्मीद का चुनाव था, गरीबी हटाने की उम्मीद। तो आप उसको न भूलें, ऐसा ना सोचें कि कोई अनहोनी दुर्घटना हो गई है इस देश के अंदर। और दूसरा ये कि या तो वो हो, या आप एक तरफ कह रहे हैं उम्मीद के आधार पे है, दूसरी तरफ कह रहे हैं नकारात्मक है। दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं? इतना बड़ा चुनाव जब होता है, इतना बड़ा परिणाम आता है, उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश होता है। केवल एक पार्टी के लिए पूरी राजनीति बहस नहीं करते हैं, उस पे नहीं बहस करते हैं। मेरे थोड़ा आज मेरे हिसाब से चल लीजिए, मुझे कुछ कई सवाल पूछने हैं। आज संबित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को भी एक इतिहास बना था, आज के दिन को भी कई लोग कह रहे हैं कि इतिहास बना है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि दोनों का इतिहास अलग है या दोनों का नायक बदल गया है और चैप्टर एक है? देखिए रवीश जी, पहले तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं योगेंद्र यादव जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। एक तो आपका जो सेफोलॉजी का ज्ञान था वो भी वाकई काबिले तारीफ था, बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन आपका रहा है। और कई टीवी चैनलों पे मैं योगेंद्र जी के साथ कुश्ती करता रहा, हम लड़ते भी रहे, जो कि स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें लड़ना भी चाहिए। मगर आज उनकी जीत हुई है, अभूतपूर्व जीत हुई है। आप मुझसे लड़ते रहे सर। नहीं, ये भी सुंदरता है लोकतंत्र का, हमें लड़ना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। और भविष्य में अगर आप काम नहीं करेंगे तो भी मैं लड़ूंगा आपसे, यही सुंदरता है लोकतंत्र का। खैर, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी थी, बधाई स्वीकार करें। और जहां तक अभी रवीश जी ने प्रश्न पूछा कि 2 जीत हुई हैं अभी लगभग के 9 महीने के अंदर, एक केंद्र में जीत हुई है और एक दिल्ली में जीत हुई है, दोनों के जीत में क्या समानता है? मैं कहूंगा देखिए, जीत होता है, उसमें समानता जरूर होती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे दिल्ली में हो। अरविंद केजरीवाल जी की जीत वाकई अभूतपूर्व रही है, आम आदमी पार्टी की जीत अभूतपूर्व रही है। उसमें मैं काट छांट करूं और कहूं कि नहीं, उससे ये कहीं किसी मायने में अलग है, तो लोग ये आज स्वीकार नहीं करेंगे। आज का दिन योगेंद्र यादव जी का दिन है। मगर कुल मिला के देखा जाए तो देश के एस्पिरेशन को समझना
और एक ठहराव के साथ विकास को आगे बढ़ाना और एक त्वरित प्रक्रिया के साथ विकास को आगे बढ़ाना, दोनों में फर्क है। ये समय के साथ होगा। अब देखिए, मोदी जी का जो पूरा एक कार्यकाल रहा 12 वर्षों से अधिक समय तक गुजरात में, उसके बाद पूरे एक प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाना, ये बहुत बड़ा समय है, तपस्या है। अरविंद केजरीवाल जी का एक एक्टिविज्म है, उस एक्टिविज्म का भी बहुत महत्व है। एक्टिविज्म और तपस्या दोनों का महत्व है। बाल ठाकरे ने भी माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि ये सुनामी है, और अन्ना हजारे भी कह रहे हैं मोदी की हार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टेलीग्राफ ने लिखा है कि ये जो 10 लाख रुपए की सूट का बात है, उससे जो मोदी की जो छवि थी, एक चाय बेचने की पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री तक पहुंचने की, एक संघर्ष करने वाले एक योद्धा की छवि बनी थी, और उसको सब विरोधियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि लोगों ने इस वजह से उन्हें बहुत स्नेह से देखा था। 10 लाख के सूट ने कॉरपोरेट के बहुत नजदीक होने की वजह से आपकी जो छवि जो बना रहे थे आप चुनाव में कि आप गरीब समर्थक पार्टी हैं, उसको धक्का पहुंचा है? देखिए, 10 लाख वाला जो सूट का मिथ चल रहा है, वो एक मिथ है, किंवदंती है। वो कितने का है? नहीं, खुद वो मैन्युफैक्चरर सामने आया है जिसने कपड़ा दिया था, उसने उसे 7,000 का बोला है। ये आर्टिकल 7,000 का? हाँ, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। 7,000 का कौन सा कपड़ा मिलता है? देखिए, मैं नहीं जानता कौन सा कपड़ा है। जरा हम मैन्युफैक्चरर से हम भी बात करना चाहते हैं कि वो 7,000 रुपए का कौन सा सूट से सिल लेता है। सरोजनी नगर में भी इतने का सूट अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो हम जरा ये लंदन वाले मैं गया था अभी, हमारे मित्र की एक शादी थी, हम तो वैसे ही आदमी हैं। सरोजनी नगर में जो बहुत सारा कोट सिलने वाली जो दुकान है, 7,000 रुपया कौन सिला है? नहीं, आपको सूट खरीदना है या मेरा जवाब? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 7,000 और 10 लाख, कभी आप लोगों ने इसको ठीक से खंडन नहीं किया औपचारिक तौर पे, ये भी नहीं किया, ये आज आप पहली बार कह रहे हैं। जी नहीं, अरुण जेटली जी ने खंडन किया है, बकायदा खंडन किया था, आपको ध्यान होगा, चंद दिनों पहले किया था। और मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने कपड़े का गिफ्ट हुआ था, 7,000 रुपए का ही कपड़ा है। चलिए, 7 का भी ना हो, 17 का भी हो जाए, मगर देखिए, कपड़े के आधार पर आप किसी व्यक्ति को आंके, ये उचित नहीं होगा। सूती कपड़ा पहन के भी लोग देश को कई नहीं, असल में तो बात नहीं है, जो छवि है कि एक पूरा अमीर घरानों से नजदीकी की जो छवि बनी, ये भी एक बात कही जा रही है कि जो गरीब लोग हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिलता तो ऐसा बहुमत नहीं आता, लेकिन पर्याप्त रूप से जो गरीब लोग हैं वो गए हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि उस सूट की वजह से या बहुत कॉरपोरेट की वजह से, करीबी की वजह से आपकी जो प्रो पुअर जो इमेज बनाई थी आपने, वो कमजोर पड़ी है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि प्रो पुअर इमेज कमजोर पड़ी है, क्योंकि मैं देखिए, दिल्ली में तो मैं खुद रहता हूं, दिल्ली की जनता से मैं परिचित हूं, बहुत अच्छी जनता है। मगर अगर पुअर ज्यादा है तो मुझे लगता है झारखंड में ज्यादा है दिल्ली से। झारखंड में आदिवासी संख्या 24% से अधिक है। वहां अगर अभूतपूर्व जीत मिली है तो मैं कहूंगा प्रो पुअर हमारी इमेज अगर मार खा गई होती तो झारखंड में नहीं होता, जम्मू में नहीं होता। जम्मू में भी मुझे लगता है दिल्ली से ज्यादा पुअर है, तो अगर जम्मू में भी इस प्रकार से मिला है तो स्वाभाविक है ये प्रो पुअर वाला इमेज टूट गया हो, ये उचित नहीं। ठीक है।